वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में, होम साइंस के। यानी आप अगर बीए थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमको होम साइंस में क्या पढ़ना है, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। होम साइंस के सिलेबस को आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं, ठीक है, किस तरीके से हम अध्ययन करेंगे। खास करके आप अगर शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहती है। थर्ड सेमेस्टर में आपकी तैयारी मैंने करवाई बढ़िया तरीके से, आप लोगों ने देखा होगा उसको। तो आगे भी ऐसी तैयारी आपकी होती रहेगी और अब की बार बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाने का प्लान है मेरा। कुछ और नई रणनीति होगी तैयारी करवाने की, तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर में अगर आप पहुंच चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं, होम साइंस में आपको पढ़ना होगा हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे भाई, फटाफट से आप बताएंगे। आवास और सतत शिक्षा, ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, सभी के लिए यही सिलेबस है। तो नवीनतम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी में अगर पेपर 1 पेपर 2 कई भी पेपर होते हैं तो उसके लिए भी यही है, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि 2 पेपर अगर जिस विश्वविद्यालय में होते हैं उसके लिए भी यही सिलेबस। जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2 पेपर होते हैं एक सब्जेक्ट के, तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये लेक्चर। यानी कि ये सिलेबस सभी विश्वविद्यालयों के लिए है, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। देखिए, पहला चैप्टर हमको क्या पढ़ना है। पहले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे भाई, पहले चैप्टर में हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, आवास के बारे में जानना है। यानी कि आवश्यकता आवास की क्या है और आवास की क्या विशेषताएं होती हैं, हाउसिंग की नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जानेंगे पहले चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद में, और ये आपका पेपर नंबर 1 होगा, ठीक है। पेपर नंबर 1 क्या होगा, आवास का। और दूसरा पेपर आपका क्या होगा, दूसरा पेपर होगा वो सतत शिक्षा का होगा। अगर 2 पेपर होंगे तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2 पेपर होते हैं, तो उसमें पहला पेपर आवास का होगा और दूसरा पेपर आपका सतत शिक्षा का होगा, एक्सटेंशन एजुकेशन का होगा। लेकिन बाकी विश्वविद्यालयों में एक ही पेपर होता है, उसी में आपको आवास और सतत शिक्षा दोनों पढ़ना पड़ेगा। यानी कि हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, ये आपके पेपर का नाम है। देखिए, पहला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, आवास और आवास की आवश्यकता क्या है, आवास किसे कहते हैं, आवास की विशेषताओं के बारे में विस्तार से हम जानेंगे। दूसरे चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, आवास निर्माण के लिए भूमिखंड का चयन कैसे करते हैं। यानी कि घर बनाने के लिए हमको किस प्रकार की भूमि को चुनना चाहिए, यानी कहाँ पर हमको ज़मीन खरीदनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि एरिया वो कैसी होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या फैक्टर होते हैं इसको चुनने के लिए। यानी सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर हाउसिंग बिल्डिंग, तो इसको हम समझेंगे। इसके बाद में तीसरा जो चैप्टर वो आपका है, वो है भवन में परिवार की विभिन्न क्रियाओं हेतु कमरों का विभाजन एवं व्यवस्था। यानी कि जो है परिवार में कौन से कमरे, यानी किचन किधर होगा, बाथरूम किधर होगा। इसके अलावा और भी जो चीज़ें होती हैं, डाइनिंग रूम कैसे होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है अतिथि कक्ष क्या होगा, यानी कि जिसको गेस्ट रूम बोलते हैं, टीवी रूम कहाँ होगा। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने का प्रयास करूँ, किस तरीके से मैनेज किया जाता है घर को, उसको बताऊंगा। प्लानिंग ऑफ रूम्स इन अ हाउस फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द फैमिली, तो ये समझेंगे तीसरे चैप्टर में। चौथे चैप्टर में आप रसोई घर के बारे में, किचन के बारे में समझें, किचन की स्थिति, किचन कैसे होता है, कहाँ पर होता है और कहाँ पर किचन होना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पांचवें चैप्टर में हमको पढ़ना है आवासीय योजना तथा गृह शिक्षा, मतलब गृह शिल्प के प्रयोग में आने वाले जो संकेत होते हैं, खास करके हाउसिंग प्लान एंड जो है आर्किटेक्चरल सिंबल्स जो होते हैं, खास करके यानी गृह शिल्प के प्रयोग में आने वाले जो संकेत होते हैं। आवास योजना, मतलब आवासीय योजना यानी आवास को किस तरीके से और अच्छा बनाया जा सकता है, तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। सज्जा वगैरह तो इसमें जानेंगे ही, लेकिन गृह शिल्प कैसे तैयार किया जाता है, नक्शा कैसे बनता है, इन तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में समझेंगे यहाँ पर। छठे चैप्टर में आपको आवास योजना के बारे में पढ़ना है, हाउस प्लान कैसे करते हैं इसके बारे में समझेंगे। हाउस प्लानिंग क्या है, किसे कहते हैं, तमाम प्रकार के पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। अभी मैं अगर डिस्कशन करने लगूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है वीडियो, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में चलने का प्रयास हम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 7वां पॉइंट आपका है, 7वें चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, 7वें चैप्टर में हमको पढ़ना है आंतरिक साज सज्जा और अर्थ। आंतरिक साज सज्जा का अर्थ समझना है हमको, महत्व समझना है, उद्देश्य और तत्व और सिद्धांत। यानी कि आंतरिक जो परिसज्जा होती है या साज सज्जा होती है उसके बारे में हमको विस्तार से जानना है इसमें, ठीक है। यानी कि इंटीरियर डिजाइन, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स, ये आपको समझना है, ठीक है।
ये आपको क्या समझना है भाई, इसके बारे में आपको जानना है। आंतरिक साज सज्जा यानी कमरों की साज सज्जा कैसे करनी है, ठीक है, उसमें फूल पाती कैसे सजाना है और तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में, तो उसका क्या महत्व होता है, क्या अर्थ है, उद्देश्य क्या है, ये सब समझेंगे 7वें चैप्टर में। 8वें चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 8वें चैप्टर में हम लोग क्या समझेंगे भाई, 8वें चैप्टर में डिजाइन के बारे में समझेंगे। संरचनात्मक और सजावटी डिजाइन क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, डिजाइन किसे कहते हैं, डिजाइन का स्ट्रक्चर क्या है, और जो है खास करके जो डेकोरेट किया जाता है घर को कैसे किया जाता है, ये सब पॉइंट इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। डिजाइन के तमाम सारे तत्व होते हैं, उन तत्वों के बारे में हम समझेंगे 9वें चैप्टर में, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। इसके बाद में हम लोगों को क्या पढ़ना है, डिजाइन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। डिजाइन के कई सारे सिद्धांत विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं, तो उन सिद्धांतों पर नजर डालेंगे। इसके बाद में रंग वर्गीकरण और योजनाएं, यानी कि जो है कलर कैसे करवाते हैं घर को, कौन सा कलर कहाँ पर होना चाहिए, इफेक्टिव कैसे होगा, ठीक है, तो कलर क्लासिफिकेशन एंड स्कीम्स, ये सब समझेंगे हम। इसके बाद में 12वें चैप्टर में हम लोग गृह सज्जा के बारे में जानेंगे, यानी होम जो है डेकोर, यानी होम को कैसे सजाते हैं, अपने घर को कैसे सजाया जाता है, उस चीज़ पर हम फोकस करेंगे, बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे। तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। 4th सेमेस्टर के कई मॉडल पेपर महासंग्राम वीडियो ऑलरेडी चैनल पर पड़े हुए हैं, चैप्टर वाइज वीडियो भी पड़ी हुई है, तो आप उनको देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा अभी तक। ठीक है, तो आगे देखें गृह सज्जा यानी गृह परिसज्जा, हाउसिंग जो है फिनिशिंग या फर्शनिंग के बारे में समझेंगे हम। ठीक है, गृह परिसज्जा, गृह को सजाने के तरीके कौन कौन से होते हैं, आपका घर कैसे अच्छा लगेगा, इसके कई सारे फैक्टर होते हैं, उन फैक्टर पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। घर में प्रकाश व्यवस्था यानी लाइटिंग कैसे करनी होती घर में, ठीक है, लाइट अरेंजमेंट इन अ हाउस, एक घर में लाइट कहाँ पर कौन सी लाइट लगानी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। और इसके अलावा उपसाधन यानी कि जो है उपसाधन होते हैं घर की सजावट के लिए, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो ये आवास से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर हो गए, लगभग 16 चैप्टर के माध्यम से हम लोग आवास को समझेंगे। अब किसी किसी विश्वविद्यालय में जो 2 पेपर होते हैं उसमें दूसरा पेपर आपका होता है सतत शिक्षा, लेकिन अगर आप दूसरा पेपर नहीं होता है आपका भी, हालांकि अधिकतर विश्वविद्यालयों में एक ही पेपर होता है, तो हम मान करके चलते हैं कि नहीं होता है, लेकिन अगर होता भी तो सतत शिक्षा का ही दूसरा पेपर होगा, लेकिन आपको पढ़ना ये भी पूरा पड़ेगा। ठीक है, एक ही पेपर में सारे के सारे प्रश्न आएंगे। मॉडल पेपर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। देखिए इसमें आपको क्या पढ़ना है, सतत प्रसार, सतत माने होता है प्रसार, ठीक है, प्रसार और सतत मतलब एक ही बात है। सतत शिक्षा प्रसार शिक्षा के बारे में समझेंगे, एक परिचय उसका जानेंगे, इसकी परिभाषा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन एंड मतलब की इंट्रोडक्शन, इसको एक बेसिकली इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषता, इसका महत्व, प्रासंगिकता वर्तमान में क्या है प्रसार शिक्षा की, इसके बारे में समझेंगे हम। ठीक है, इसके बाद में भारत में सतत यानी प्रसार शिक्षा के प्रारंभिक प्रयास जो किए गए हैं, ईयरली इफोर्ट्स फॉर एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया, तो इसके बारे में समझेंगे अगले चैप्टर में। तीसरे चैप्टर में हम लोग औपचारिक तथा जो है औपचारिकेतर शिक्षा के बारे में जानेंगे, यानी फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में समझेंगे। फॉर्मल एजुकेशन मतलब औपचारिक शिक्षा, और जो है एक होता है नॉन फॉर्मल और एक होता है जो है इनफॉर्मल। ठीक है, तो इनफॉर्मल एजुकेशन की अगर बात करेंगे तो होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक, तो अनौपचारिक मतलब होता है इनफॉर्मल, लेकिन अगर बात करें औपचारिकेतर या फिर तो इसको बोलते हैं नॉन फॉर्मल, इसी को निरौपचारिक बोलते हैं। जैसे शिक्षा अगर बात करें तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है जानते हैं, जैसे कि जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में एक निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित संस्था होती है, उसमें आप पढ़ते हो, ठीक है, एक निश्चित समय के लिए पढ़ते हो, तो वो आपकी होती है औपचारिक। ठीक है, जबकि अनौपचारिक की अगर बात किया है तो अनौपचारिक या जो और जो शिक्षाएं होती हैं निरौपचारिक या अनौपचारिक शिक्षाओं की अगर बात करें तो वो किसी संस्था में नहीं, आप स्कूल कॉलेज में ना भी जाएं तब भी आप वो शिक्षा पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे गांव वगैरह में कहते हैं कि भाई पढ़ा नहीं है लेकिन कढ़ा बहुत है, तो कढ़ा जो होता है वो औपचारिक शिक्षा नहीं हुआ, वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, तो अनौपचारिक शिक्षा में जब से लड़का पैदा हुए थे तब से लेकर के और जब तक मर नहीं जाता तब तक सीखता ही रहता है, मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु प्रत्न तक चलने वाली जो शिक्षा होती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। निरौपचारिक शिक्षा जैसे कि आप अगर टीवी देख करके शिक्षा जान लें, समाचार पत्र पढ़ करके आप शिक्षित हो जाएं, या आप जो है तमाम प्रकार के जो संचार व्यवस्था उसके माध्यम से कुछ जान जाएं, आप मोबाइल फ़ोन से गूगल से पढ़ करके जान जाएं सर चीज़ के बारे में, तो सब निरौपचारिक यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन होते हैं। तो ये सब मैं समझाऊंगा आपको। इसके बाद में सतत और प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका और गुण, यानी जो गांव-गांव में आप देखते हैं प्रौढ़ शिक्षा, महिलाओं को पढ़ाने, मतलब शिक्षा की एक प्रकार से संचार के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देना, जो शिक्षित नहीं है उनको भी शिक्षा देना, तो ये सब होता है प्रसार या सतत शिक्षा। ठीक है, तो रोल एंड जो है क्वालिटीज ऑफ एन एक्सटेंशन वर्कर, यानी एक भूमिका क्या होनी चाहिए एक जो है
प्रसार कार्यकर्ता की, इसके बारे में विस्तार से हम समझाऊंगा आपको। विस्तार से मैंने आपको कई बार बताया भी है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, समझेंगे। तो बिल्कुल टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है सतत यानी प्रसार शिक्षण चरण, यानी कि सतत या प्रसार शिक्षा के कितने चरण होते हैं, उसके क्या मानदंड होते हैं, यानी कि उसकी क्राइटेरिया एंड स्टेप्स, दोनों को समझेंगे एक्सटेंशन टीचिंग के। तो दोनों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। छठे चैप्टर में हम लोग संचार के बारे में समझेंगे, संचार का एक परिचय जानेंगे, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, बारीकी के साथ कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे, संचार प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, संचार प्रक्रिया के जो घटक होते हैं उसके बारे में जानेंगे, खासकर संदेश प्रेषक, विचार की सृष्टि, संदेशबद्धता और संदेश प्रेषण, इन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे, संदेश वाचन, क्रियान्वयन, प्रतिपुष्टि, संदेश प्राप्ति, ये सब समझेंगे, ये सब घटक होते हैं संचार के। तो पूरा विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा संचार के तत्व बहुत सारे होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसको समझेंगे। इसके बाद में संचार के क्या कार्य होते हैं, अगले चैप्टर में हम फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन समझेंगे, संचार के कार्य को समझेंगे। फिर संचार की जो समस्याएं हैं संचार में, प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसको समझेंगे, ठीक है। इसके बाद में संचार में आने वाली जो बाधाएं हैं, और जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को कैसे खत्म किया जाएगा, इसको लेकर के कई सुधार दिए गए हैं, तो उन सुधार के बारे में समझेंगे, यानी चैलेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा सतत या प्रसार शिक्षण पद्धतियां बहुत सारी हैं, यानी कि एक्सटेंशन टीचिंग मेथड जो हैं, उन टीचिंग मेथड्स के बारे में समझेंगे जो कि एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंस होती हैं। इसके अलावा जो अगला चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर है आपका, सतत या प्रसार शिक्षा हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य माने होता है जिसको आप सुनते हैं, दृश्य माने होता है जिसको आप देख करके। तो श्रव्य और दृश्य सामग्री के माध्यम से ऑडियो विजुअल जो एड्स फॉर एक्सटेंशन एजुकेशन होते हैं उसके बारे में समझेंगे। यानी श्रव्य यानी आप किसी भी चीज को देख करके आप जानकारी या तो लेते हैं या फिर किसी को सुन करके जानकारी लेते हैं, तो दृश्य यानी कि देख और सुन दोनों करके करते हैं, ठीक है। तो दृश्य श्रव्य मतलब क्या होता है, देख और सुन दोनों करके जिससे जानकारी मिलती है। अगर श्रव्य अकेले होगा तो श्रव्य यानी सुन करके जानकारी से, रेडियो के माध्यम से आप सुनते हैं, ठीक है। दृश्य माने कि आप जो है किसी चीज को देख करके, खास करके जैसे कि न्यूज़पेपर आप देखते हैं उसके बाद में जानते हैं उसके बारे में, ठीक है। लेकिन जब आप टीवी समाचार देखते हैं, उस पर समाचार देखते हैं टीवी पर, तो बोलता भी है और दिखता भी है। तो इस तरीके से हम पूरा विस्तार से हम हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे, समझेंगे बारीकी के साथ। तो बिल्कुल टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट पर मिल जाएगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा। और इसके अलावा प्लेलिस्ट में 2023 में जो मैंने पढ़ाया है 4th सेमेस्टर को, वो पढ़ी हुई वीडियोज़, तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।